बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इन थ्योरीज़ में हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल्स की शेप्स को, उनकी ज्योमेट्रीज़ को, बॉन्ड एंगल्स को, बॉन्ड लेंथ्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इन थ्योरीज़ के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहली और जब सबसे सिंपल थ्योरी है उसको हम लीवस थ्योरी भी कहते हैं, उसको लीवस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। लीवस कॉन्सेप्ट के अंदर हम कोवलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि एटम जो होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होते, वो ख़ुद को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। अपनी कन्फिग्रेशन को नोबल गैस जैसा बनाने के लिए वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके कंबाइन हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, या दूसरा तरीका ये होता है कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना लें, शेयर करके खुद को स्टेबलाइज कर लें और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और फिर एंड पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको पता भी होंगी, कुछ नई बातें भी यहाँ आपको बताऊँगा। तो जल्दी जल्दी हम इन तीनों बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड जो यूजली बनता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो यूजली मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। फॉर्मेशन होती कैसे है? बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये थ्योरी ये कहती है कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, उसके नतीजे में आइंस बनते हैं। मेटल बनाएगी पॉजिटिव आइन जिसको हम केटाइन कहते हैं, और जो नॉन मेटल होगी ये बनाएगी नेगेटिव आइन जिसको हम एनाइन कहते हैं। फिर ये एनाइन और केटाइन आपस में कंबाइन होंगे, इनका कम्बिनेशन होगा, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। मेटल्स क्यों इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए। ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं नॉन मेटल्स? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बातें हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है आइंस के दरमियान। ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो मेटल्स के यूजली ग्रुप 1A जो अल्कली मेटल वाला ग्रुप है, और ग्रुप 2A लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम वगैरह, ये वाली मेटल्स, ये मेटल्स इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में ग्रुप 7A और 6A, ग्रुप 6A जिसमें ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलेनियम, टेलोरियम वगैरह आता है, और ग्रुप 7A जो कि हैलोजन्स वाला ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन ग्रुप के एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, ग्रुप 1A 2A और ग्रुप 6A 7A के, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। जब ये करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उसके नतीजे में आइंस की फॉर्मेशन होती है। जब आइंस बनते हैं, आइंस आपस में कंबाइन होते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड कहेंगे। एक दो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड,
तो इसमें पोटेशियम जो है ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जो लास्ट वाला आउटर फोर्थ शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि अगर पोटेशियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो ये अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अपने आउटर शेल ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो पोटेशियम की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये अपना आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर देता है। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसकी जो डेल एच की वैल्यू है ये होती है 419 किलो जूल पर मोल। 419 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल अगर पोटेशियम हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। इसको हम कहते हैं ये पोटेशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि क्लोरीन को अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम ने लूज़ किया है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बना देगा क्लोराइड नेगेटिव आयन। इस दौरान जो हीट चेंजेस आएंगी वो होगी -349 किलो जूल पर मोल। यानी जब क्लोरीन का 1 मोल इतने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इतनी एनर्जी वो रिलीज़ करता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं कि क्लोरीन की इतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होके पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड बना देंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो पोटेशियम है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसने गेन कर ली, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पोटेशियम पॉजिटिव आयन बन गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो गई, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जब इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, इसके इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो फिर ये आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, ये सेपरेट आयनिक फॉर्म में क्यों नहीं रहते? तो इसका आंसर ये है कि ये जो आयंस बनते हैं ये गैसियस फॉर्म में बनते हैं। पोटेशियम पॉजिटिव आयन गैसियस फॉर्म में बनता है, क्लोराइड नेगेटिव आयन ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर भी कि जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ को मेजर करते हैं तो वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, यानी ये जो एटम्स होते हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं, जो आयंस बनते हैं ये गैसियस स्टेट में बनते हैं और गैसियस स्टेट में आयंस अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं इसलिए ये आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके जब ये मिलते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा और इस दौरान एनर्जी भी रिलीज़ होती है जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इस वजह से गैसियस फॉर्म में ये आयन स्टेबल नहीं होते, ये आप करीब आते हैं एक दूसरे के, करीब आने के बाद इनका कम्बिनेशन होता है और आयनिक सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। कैल्शियम इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इसके आउटर शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर शेल के अंदर अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा। इसके बाकी जो आउटर शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। तो कैल्शियम लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से अपने 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देता है, इस पे आ जाएगा +2 चार्ज।
इसी तरह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो ये होती है 1s2 2s2 2p4। आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जो ऑक्सीजन होगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इस पे आ जाएगा -2 चार्ज। ये गैसियस आइंस बनेंगे, गैसियस आइंस एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आने पे इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेटल क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ये 6th और 7th ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। मोर ओवर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये भी शायद आपने पढ़ा हो कि अगर 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो उनके दरमियान यूजली आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ग्रुप 1a 2a और ग्रुप 6a 7a के एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो यूजली 1.7 से ग्रेटर होता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा उतनी बॉन्ड की जो आयनिक नेचर है वो भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें एक लास्ट बात कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड जो बनता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी आयंस की अट्रैक्शन के लिए कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है तो जो नेगेटिव आयन है वो एक्स डायरेक्शन से आएगा या वाई डायरेक्शन से आएगा या जी डायरेक्शन से आएगा। आयनिक बॉन्ड जो है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड उनमें जो बनता है उनकी बनने की कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक सोडियम पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है, सोडियम पॉजिटिव आयन, अब सोडियम पॉजिटिव आयन अगर यहाँ पे मौजूद है तो ये पॉजिटिव आयन अपने इर्द गिर्द फील्ड क्रिएट कर लेता है। फील्ड का मतलब वो एरिया जहाँ तक इस पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन को फील किया जा सकता है उसको हम फील्ड कह देते हैं। ये अपने इर्द गिर्द इस तरह से एक फील्ड जनरेट कर लेता है। अब जो भी नेगेटिव आयन इस फील्ड के करीब आएगा ये उस नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, चाहे वो नेगेटिव आयन यहाँ से आए, चाहे वो नेगेटिव आयन यहाँ से आए, यहाँ से आए, जिस भी साइड से नेगेटिव आयन इस फील्ड के करीब आएगा ये उस नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है। इसलिए जो ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड हैं, जो आयनिक कंपाउंड हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक आयन के इर्द गिर्द, जिस तरह अगर यहाँ पे एक सोडियम मौजूद है तो इसके इर्द गिर्द मैक्सिमम 6 क्लोराइड आ सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 क्लोराइड आ सकते हैं क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होनी। जितने पॉसिबल होंगे सोडियम उतने क्लोराइड आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड में हमें पता है कि हम वैलेंसी की बात करते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन है तो उसकी अमूमन वैलेंसी 2 होती है, वो 2 बॉन्ड बनाता है। और वो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनके बनने की डायरेक्शन भी होती है, वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बनते हैं और ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है। लेकिन याद रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए जो आयनिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये कुछ बातें थी आयनिक बॉन्ड के बारे में जो कि आपने जहन में रखनी है। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है आयनिक बॉन्ड, और इसके अलावा जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उनके नाम भी याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो वो जो एनर्जी चेंज आती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो जो एनर्जी चेंज आती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इस तरह से जब गैसियस आयंस आपस में मिलते हैं सॉलिड बनता है 1 मोल, इस दौरान जो एनर्जी चेंजेस आते हैं उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। ये टर्म्स भी आपने याद रखनी है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा कि ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक क्राइटेरिया भी मैंने आपको बताया कि अगर दो एटम जो आपस में मिल रहे हैं उनके दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो आयनिक होगा। अगर दो ऐसे एटम्स आपस में मिल रहे हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क 1.7 से कम हो तो यूजली उनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होता है कोवलेंट होता है और इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की लूज़ और गेन नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है। तीन तरह का होता है, पहले पढ़ा हुआ है आपने। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? अगर दो एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो तो उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम ए है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम बी है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम दो एटम्स के दरमियान एक लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह सिंगल लाइन लगी हो तो इसका मतलब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बी का है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ए का है। इसको एक लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर दो एटम्स के दरमियान चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, दो इलेक्ट्रॉन एक एटम से, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से शेयर हो रहे हो, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये एक एटम ए है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये एक एटम बी है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। टोटल चार इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसे दो लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से। इस तरह से इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा जाता है। दो इलेक्ट्रॉन इसमें बी के हैं और दो इलेक्ट्रॉन इसमें ए के हैं। इस तरह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम से, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, तो इस किस्म के बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक एटम ए है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और बी एटम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसको हम 3 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन बी के होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ए के होते हैं। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है कोवलेंट बॉन्ड की जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। तो एक एटम हाइड्रोजन का ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम हाइड्रोजन का ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। डुप्लेट इनका कंप्लीट हो जाएगा। जब डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p5, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे, ये क्लोरीन, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6 और ये एक 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह दूसरा क्लोरीन का एटम, इसके आउटर शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और ये 7। ये इलेक्ट्रॉन दो शेयर होंगे तो इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जिसको हम एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से HCl की अगर हम बात करें, H और Cl, इनके दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह डॉट की मदद से शो कर दें। यूजली एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करते हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये सारी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं।
इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करूं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। कैसे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है ऑक्सीजन की? ये होती है 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक ऑक्सीजन का एटम, इसके आउटर शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब याद रखना है कि जब हम ऑक्टेट को गिनेंगे, ये जो शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये इस एटम के ऑक्टेट के लिए भी गिने जाएंगे और इस एटम के ऑक्टेट के लिए भी गिने जाएंगे। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम 2 लाइनों के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल इसकी ले लें डबल कोवलेंट बॉन्ड की, तो इथीन का मॉलिक्यूल C2H4। अब इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड भी आएगा और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी आएगा, दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। इथीन के अंदर हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन तो आपको पता ही है 1s1 होती है। कार्बन की कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन की कन्फिग्रेशन है। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से कार्बन, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, और ये दूसरा कार्बन, इसके आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर होकर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपना बॉन्ड बनाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरह से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, इसको 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, ये वाला सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। इस तरह से C2H4 इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कन्फिग्रेशन आप इसकी लिख लो पहले, 1s2 2s2 2p3। इसका मतलब है कि इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उसे 3 लाइनों के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये सिंपल फॉर्मेशन जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा फिर मैंने आपको रिपीट करवा दी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपको पता होनी चाहिए, वो आपने याद कर लेनी है, उनको लिखते जाना है और बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते जाना है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो एक और तरीके से भी करते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसको भी पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस होता है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ज़ाहिर बात है कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। वो कोवलेंट बॉन्ड जो 2 एक जैसे एटम्स के दरमियान बने वो यूजली नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस वहाँ पे 0 होता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक को अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा उसको देख लीजिएगा। जब 2 ऐसे एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएं जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ना हो, तो यूजली जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर होता है, ये वाला पेयर जो 2 एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इक्वली अट्रैक्टेड होता है दोनों एटम्स की तरफ। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती क्या है?
शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को कहते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी होगी, इसकी भी उतनी होगी, तो इक्वल शेयरिंग होगी इस शेयर्ड पेयर की, तो इसलिए जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। और पोलर बॉन्ड कब बनता है? जब दो ऐसे एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क हो, तो उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड यूजली पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ से अगर हम एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसकी नेचर क्या होगी? नॉन पोलर। क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इसकी नेचर क्या होगी? नॉन पोलर। लेकिन जो H और Cl के दरमियान बॉन्ड बनेगा इसकी नेचर क्या होगी? पोलर। इसकी नेचर पोलर होगी। तो इस तरह से जो सेम एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, तो ये जो शेयर्ड पेयर होगा, इस शेयर्ड पेयर को जितना ही यह हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये बिल्कुल मिडल में होगा शेयर्ड पेयर, दोनों के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसलिए ये बॉन्ड जो होगा ये नॉन पोलर होगा। सेम केस क्लोरीन के साथ होगा। लेकिन अगर हम HCl की बात करें, HCl की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3.4 या 3.5 के करीब होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है। चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी, अपने न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींच के रखेगी क्लोरीन। चूँकि शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम पढ़ते हैं पार्शियल पॉजिटिव। और क्लोरीन चूँकि शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आएगा हमेशा ये पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं, इसको पार्शियल चार्ज पढ़ते हैं। एक फुल चार्ज होता है वो तब आता है जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। ये पार्शियल चार्जेस होते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने स्लाइटली इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा चला गया है। स्लाइटली लूज किया है तो पार्शियल पॉजिटिव, इसने स्लाइटली गेन किया है तो पार्शियल नेगेटिव। ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह से CCl4 अब CCl4 में ये चारों के चारों जो बॉन्ड हैं वो पोलर हैं क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा और चारों क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि CCl4 में कितने पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं तो 4 इसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं। अब जो बात इसमें याद रखने वाली है, कितने पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं किसी मॉलिक्यूल में और क्या वो मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसा कि अगर हम इस CCl4 की बात करें तो इसके अंदर 4 पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है? तो ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओवरऑल इसकी पोलैरिटी 0 होगी। वो हम जब डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। जिस तरह से BF3 है, BF3। अब बोरोन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, बोरोन की कम है, ये पार्शियल नेगेटिव होगा और बोरोन पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ज़ाहिर बात है ये तीनों बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे BF3 मॉलिक्यूल की बात करें तो ये नॉन पोलर होता है, उसकी रीज़न और होती है। लेकिन फ़िलहाल आपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट को समझना है कि अगर दो ऐसे एटम आपस में अटैच हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो शेयर्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा अपनी तरफ, तो उस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। और इस बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी में फ़र्क होता है। तो ये चंद बातें थी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आखिर में हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट और इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं।
होता ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होती है, जिस तरह से हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा, इसको कोऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही एटम प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई एटम ए है, ये बी के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ए एटम फ्राहम कर रहा है। तो इस तरीके से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी इसको कह दिया जाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है इसको हम डोनर कहते हैं, डोनर एटम, और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। तो ए इसमें डोनर एटम होगा और बी जो होगा इसमें एक्सेप्टर एटम होगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को यूजली हम डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो लगा के शो करते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। छोटी क्लासेस में हम ऐसे ही लिखते थे 9th-10th के अंदर कि जो डोनर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उससे एक्सेप्टर की तरफ एरो लगाते थे। लेकिन जब अब इन क्लासेस के अंदर हम इसको जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं वैसे ही शो करेंगे। इस तरह से ए और बी के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी ऐसे ही शो किया जाता है। उसकी रीज़न क्या है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल्स इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला जो बॉन्ड की फॉर्मेशन वो होगी अमोनिया और BF3 के दरमियान, अमोनिया एंड BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान। अमोनिया 3 इसके साथ हाइड्रोजन होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, और एक इसके पास लोन पेयर होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता। इस तरह से BF3 के साथ 3 फ्लोरीन अटैच होते हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। बोरोन का इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन का, बोरोन का एक फ्लोरीन का, बोरोन का एक फ्लोरीन का, टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन गिने 2 4 6, अभी भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन के आउटर शेल में। लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब कोई ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के करीब आएगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो लोन पेयर की फॉर्म में हो या नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो, जिसके पास ऐसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। NH3 ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है और जो बोरोन है इसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। एक और बात इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लीवस एसिड बेस का नाम सुना होगा, लीवस की एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी। तो जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें जो डोनर एटम होता है उसको हम लीवस एसिड भी कहते हैं, लीवस बेस कहते हैं, लीवस बेस। और जो एक्सेप्टर होता है उसको हम लीवस एसिड कहते हैं, लीवस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लीवस बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको लीवस एसिड कहते हैं। तो लीवस एसिड बेस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट टाइप बॉन्ड होता है। एक एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है और दूसरा एटम उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इस बात को भी याद रखना है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में एक लीवस बेस होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है और एक लीवस एसिड होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। चलिए दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं।
वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का फार्मूला होता है H2O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। जब H पॉजिटिव, इसको प्रोटॉन बोल देते हैं, H पॉजिटिव को प्रोटॉन, जब ये प्रोटॉन वाटर के मॉलिक्यूल के करीब जाता है, पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस चीज़ को शो करता है कि इस H के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल के करीब जाएगा, चूँकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये वाले 2 हाइड्रोजन तो पहले ही अटैच थे ऑक्सीजन के साथ, ये तीसरा हाइड्रोजन जिसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, और ओवरऑल इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्जेस कैसे पता चलते हैं कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, बोरोन ने एक्सेप्ट किया, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा और बोरोन पे नेगेटिव। चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए चार्ज वगैरह इस पर कुछ नहीं लिखते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो एटम डोनेट कर रहा है, जो एटम डोनेट कर रहा है, अगर ये न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है पहले से, तो जब ये डोनेट करेगा इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। जो एटम डोनेट कर रहा है, अगर ये न्यूट्रल है, इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो जब ये डोनेट करेगा इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। जो एटम एक्सेप्ट कर रहा है, जो एटम एक्सेप्ट कर रहा है, अगर ये न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है, तो जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसकी रीज़न भी यार बहुत ही सिंपल रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चार्जेस कब आते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है पॉजिटिव चार्ज, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं। जब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस बोरोन के पास। हम ये कंसिडर करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बोरोन का है जब ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। इसने नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ये सिंपल सी रीज़न है चार्जेस की। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो ये न्यूट्रल है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। इस पे पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि इस पे पहले से ही पॉजिटिव है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है उस इलेक्ट्रॉन के मिलने से इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, वो ओवरऑल पॉजिटिव हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया कि इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात, जब एक दफ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उस वक्त कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। हम अब ये नहीं कह सकते कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट है या ये कोऑर्डिनेट है, क्योंकि जब ये बॉन्ड बन जाता है तो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर है वो तमाम बॉन्ड्स में इक्वल हो जाता है। इसमें भी 33%, इसमें भी 33%, इसमें भी 33%। अगर हम इसको वापस तोड़ना चाहें वाटर के अंदर तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने वही बॉन्ड तोड़ना है जो कोऑर्डिनेट बना था, क्योंकि कोई भी बॉन्ड 100% कोऑर्डिनेट नहीं है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो कोऑर्डिनेट करैक्टर होगा, जो कोवलेंट करैक्टर होगा, वो इक्वलाइज हो जाएगा तीनों बॉन्ड्स के अंदर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन वो जो कोऑर्डिनेट करैक्टर था वो खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। कोऑर्डिनेट करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर इक्वलाइज हो जाता है तमाम बॉन्ड्स के अंदर। इसलिए बॉन्ड बनने के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड है। करैक्टर जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट एग्जाम्पल, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3, इसके पास एक लोन पेयर होता है। जब ये प्रोटॉन के करीब जाता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस चीज़ को शो करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करेगा। जब लोन पेयर डोनेट करेगा, अब चार्जेस आप खुद ही देख लें, जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव।
चूँकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, NH3 से बन जाएगा NH4 और इस पे आ जाएगा चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 2-3 बातें जो इसमें स्पेशली आपने याद रखनी है, एक तो इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। दूसरी बात कि जो ये रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के दौरान एक स्पीशी लीवस बेस होती है, दूसरी स्पीशी लीवस एसिड होती है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लीवस बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लीवस एसिड होता है। यानी इस रिएक्शन को हम लीवस एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद चार्जेस को कैसे डिसाइड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, तो उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया। और लास्ट बात कि जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है उस वक़्त जो करैक्टर होता है वो इक्वलाइज हो जाता है। जितना कोवलेंट करैक्टर होगा तमाम बॉन्ड्स के अंदर, उतना ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर भी तमाम बॉन्ड्स के अंदर होगा। वो फ़र्क जो होगा कोऑर्डिनेट वाला और कोवलेंट वाला वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, बेसिक जो आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ तक लीवस की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई। तीनों बॉन्ड की फॉर्मेशन को हमने एक्सप्लेन कर लिया, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, उसके अंदर जो टर्म्स थी सारी मैंने आपको बता दी। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो बेसिक बातें थी वो बता दी, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। और लास्ट में इसमें एक टॉपिक है लिमिटेशंस, लीवस के मॉडल की लिमिटेशंस, वो लाजमी से याद कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, कुछ खास नहीं है। जो लीवस थ्योरी है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड कैसे, ये सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है कि आयनिक कैसे बनता है, कोवलेंट कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। उसके अलावा ये थ्योरी हमें कुछ नहीं बताती। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की उनके बारे में ये थ्योरी हमें कोई आइडिया नहीं देती। ये सिर्फ सिंपल बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। तो ये सारे इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं। तो ये आप लिमिटेशन में इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको बहुत सी बातें इससे पता चली होंगी। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको बताएं। वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं वीडियो को लाइक किया करें, उसको शेयर कर दिया करें दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे हेल्प लिया करें। जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश हो वहाँ पे कमेंट करके बताया करें कि यहाँ से कैसे बेहतर इसको किया जा सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।